कौन सी पढ़ी थी? ऐसब जनन। लिखता हूं ऐसब जनन के अंदर क्या था? अपने जो भारतीय वैज्ञानिक थे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, उन्होंने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। कौन कौन से थे इसमें? अनावर्ती, पुनरावर्ती, अपस्थानिक और क्या था? कायिक परिवर्तन। जिसमें से मैंने तुम्हें एक करवा दिया है, फर्स्ट हो गया है। अब आएगा सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर किसका आता है इसके अंदर? पुनरावर्ती का। पुनरावर्ती ऐसब जनन, यह है पुनरावर्ती ऐसब जनन। इसमें क्या होगा कि यहां पर अपन पहले कौन सा था? आवर्ती का था, अब कौन सा आ जाएगा? पुनरावर्ती आ जाएगा। पुनरावर्ती में होता क्या है? इसको अपन दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं गेमेटोफिटिक। गेमेटोफिटिक का मतलब होता है युग्मकोद्भिद। इसका दूसरा नाम भी अपन पढ़ सकते हैं, कौन सा आ जाएगा? युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है इसको। इसे युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है, ठीक है ना? अब देखो इसमें होता क्या है। इसके अंदर क्या होगा कि हम देखते हैं कि हर चीज के अंदर विभाजन की प्रक्रिया चलती है, चाहे समसूत्री हो या अर्धसूत्री हो। तो इसमें क्या होगा? जब भ्रूण बनेगा तो मादा युग्मकोद्भिद के अंदर, इसके अंदर मादा युग्मकोद्भिद के अंदर विभाजन नहीं होता। क्या है? मादा फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, ठीक है? और अर्धसूत्री के अंदर विभाजन नहीं होगा तो कोशिकाएं हैं वो एन नहीं होगी। क्या है? कोशिकाएं एन नहीं होंगी। इसका मतलब कोशिका क्या होंगी? 2n की 2n, ठीक? क्योंकि मादा युग्मकोद्भिद कैसा होता है? 2n होता है। मतलब भ्रूणकोश की अपन बात करें तो भ्रूणकोश कैसा होता है? 2n। तो जब विभाजन ही नहीं होगा तो कोशिका क्या रहेगी? 2n की 2n। इसका मतलब इसके अंदर जो भ्रूण बनेगा वो भी कैसा होगा? 2n का 2n होगा, ठीक है? मतलब इससे जो भ्रूण बनेगा वो कैसा होगा? 2n का 2n। तो इसको क्या बोलते हैं? पुनरावर्ती ऐसब जनन कहते हैं, ठीक है? अब पुनरावर्ती ऐसब जनन को भी क्या है? 2 भागों के अंदर डिवाइडेशन कर दिया गया है। कितने भाग बना दिए इसके? 2। एक होता है जनन अपबीजाणुता, फर्स्ट कौन सा है? जनन अपबीजाणुता, फर्स्ट तो है ये। और सेकंड हो जाएगा कायिक अपबीजाणुता। अब इनमें देखें 2 भागों में बढ़ने के बाद इनमें देखते हैं कि इनके अंदर भ्रूण कैसे बनेंगे, दोनों के अंदर। तो इनमें फर्स्ट अपन देखते हैं जनन अपबीजाणुता। तो इसमें क्या होगा कि इस प्रकार के ऐसब जनन में क्या देखा है कि इस प्रकार के ऐसब जनन में भ्रूणकोश का विकास, किसका? भ्रूणकोश का विकास। मतलब इस प्रकार के ऐसब जनन में भ्रूणकोश का विकास कोई भी 2n कोशिका, क्या देखा है? कोई भी 2n कोशिका। यहां देखो मैंने गोल राउंड बना दिया है, कोई भी 2n कोशिका से होता है। अब कोई भी 2n कोशिका से होगा तो भ्रूण भी कैसा होगा? 2n का 2n, ठीक है ना? तो भ्रूण कैसा होगा? 2n होगा, ठीक? उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी। इसमें भी क्या है कि इस प्रकार के
इस प्रकार के असंघनन, इस प्रकार के असंघनन में बीजांडकाय, बीजांडकाय या फिर क्या है अधावरण, इनमें से कोई टूवन कोशिका, ठीक है, कोई भी टूवन कोशिका भाग लेगी तो उससे भी बनने वाला भ्रूण कैसा होगा, टूवन का टूवन होगा। तो दोनों में देखो अंतर क्या देखा है, इसमें तो क्या देखा है कि भ्रूणकोश का विकास कोई भी भाग ले सकता है, उसमें कोई भी कोशिका भाग ले सकती है, लेकिन कैसे होना चाहिए, टूवन की टूवन। इसमें क्या देखा है, नाम दे दिया बीजांडकाय या अधावरण, क्या देखा है, बीजांडकाय और अधावरण देखा है इसमें। इनमें से कोई भी कोशिका भाग लेगी और क्या बना लेगी, भ्रूण का निर्माण करेगी, ठीक है। ये दोनों में क्या रहता है, इसके अंदर अंतर आता है। तो यहां पर 2 नंबर अपना जो था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में तीसरा नंबर आता है, ऐसा को कितने भागों में बांटा था, 4 भाग में बटे थे, जिसमें से आवर्ती, पुनरावर्ती, उसके बाद में कौन सा आएगा, अपस्थानिक। तो नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, अपस्थानिक भ्रूणता। तो यहां पर 3rd नंबर जिसका आता है वो क्या है, अपस्थानिक भ्रूणता का आता है। देखो ये सॉरी, तो अपस्थानिक भ्रूणता की अपन बात करते हैं तो इसमें क्या है कि इस प्रकार के परिवर्तन में क्या है, इस प्रकार के परिवर्तन में क्या देखा है कि इस प्रकार के परिवर्तन में भ्रूणकोश के बाहर, परिवर्तन में भ्रूणकोश के बाहर। तो यहां अपन सबसे पहले ये देखते हैं भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश के बाहर क्या है, क्योंकि ये बार बार चीज आती है, भ्रूणकोश के अंदर, भ्रूणकोश के बाहर। तो यहां अपन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो भाग है वो कितना है, 3, नीचे भी कितने होते हैं, 3 कोशिका, बीच में क्या है, 2, ये बाहर हो गए। ये क्या बन गया, भ्रूणकोश। तो यहां भ्रूणकोश हो गए। तो ऊपर जो अपन पढ़ते हैं 3 कोशिकाओं का जो समूह ऊपर वाला वो क्या कहता है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। बीच में होता है वो कौन सा होता है, ध्रुवीय केंद्र, ठीक। जहां नीचे 2 हैं ये है सहायक कोशिका। ऊपर है ये क्या है, अंडक। ये बाहर वाले हैं, यहां पर ये क्या है, बीजांडकाय, बीजांडकाय। ये 2 है, ये क्या है, अधावरण। तो लगभग देखो यही भ्रूण का निर्माण करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, इस प्रकार के परिवर्तन में भ्रूणकोश के बाहर, तो ये क्या है, पूरा भी अंदर वाला भाग क्या है, भ्रूणकोश। इसके बाहर क्या है, बीजांडकाय है और अधावरण है, ठीक है। क्या है, बीजांडकाय और अधावरण, ये 2 है। तो इनसे क्या है, क्या बनेगा, भ्रूण बन जाएगा, ठीक है। इनसे क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। और इस प्रकार के भ्रूण को क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। जैसे कि नींबू है, इसके अंदर इसी प्रकार का होता है, अपस्थानिक भ्रूणता। तो क्या हो गया, इस प्रकार के परिवर्तन में भ्रूणकोश के बाहर, तो भ्रूणकोश के बाहर क्या गया, बीजांडकाय और अधावरण। और बीजांडकाय और अधावरण कैसे होते हैं, 2n, कैसे होते हैं, 2n, ठीक है। तो आने वाला भ्रूण भी कैसा हो जाएगा, 2n का 2n होगा, ठीक। आगे देखते हैं 4th नंबर क्या है, वो देखते हैं 4th नंबर का। बस इन चारों को समझने के लिए इसको पहचानना जरूरी होता है। भ्रूणकोश के अंदर क्या है, भ्रूणकोश के बाहर क्या है, बस, ठीक है। ये नाम भी लिख सकते हो तुम। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो क्या है अपने पास, 4th नंबर,
कायी परिवर्तन। यहां तो इसका शॉर्ट है, आगे इसका लास्ट टॉपिक आएगा तो काफी बड़ा है, तो देखेंगे तो बाद में। देखो कायिक परिवर्तन का मतलब होता है कि अभी तक अपने देखा पुष्प के अंदर क्या है, मेल भाग और फीमेल पार्ट है, तो उस मेल फीमेल पार्ट को छोड़ दो, मतलब उस पुष्प वाली संरचना को छोड़ दो, उस पुष्प के स्थान पर क्या आ जाएगी, पत्र कलिका आ जाएगी। ठीक है, तो पत्र कलिका ये बताता हूं क्या है, तो इसमें क्या है, पुष्प के स्थान पर, पुष्प के स्थान पर क्या आ जाएगी, पत्र कलिका। या फिर अपन कह सकते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोल सकते हैं, कायी की संरचना भी हो सकती है, पत्र कलिकाएं हो सकती है, या कायी के परिवर्तन। ठीक है, तो पुष्प के स्थान पे क्या जाएगी, पत्र कलिका जाएगी। या कायिक परिवर्तन का मतलब है पुष्प को छोड़ दो, नॉर्मल से अपन बात करें तो कायिक का मतलब क्या, पुष्प वाली संरचना को छोड़ दो, उसके स्थान पर क्या है, पत्र कलिका या पादप का कोई भी भाग, सिर्फ जड़ है, तना है, पत्ती है, उससे क्या बनेगा, नया पादप बन जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, कायिक परिवर्तन कहते हैं। ये कायिक परिवर्तन होता है तने के अंदर होता है, जड़ के अंदर होता है, पत्तियों के अंदर हो सकता है, या जन्नांग ग्रंथि जैसे पुष्प के अंदर मेल भाग और फीमेल भाग, उनके अंदर भी होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कायिक परिवर्तन। अब कायिक परिवर्तन के बाद में आता है लास्ट जो तुम्हारे आएगा इसमें, ऐसजन का महत्व है। क्या काम आते हैं इसमें, महत्व में फर्स्ट जो अपन देखते हैं वो होगा, देखो एक तो इसके अंदर विभाजन नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा, विभाजन, इसमें क्या देखता है, एब्सेंट है। ठीक है, क्योंकि विभाजन होंगे तो कुछ परिवर्तन होंगे। ठीक है ना, दूसरी अपन बात करें, विभाजन नहीं है तो पृथक्करण नहीं होगा, गुणसूत्रों का पृथक्करण या पुनर्योजन नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं पृथक्करण और पुनर्योजन की, होते क्या है। पृथक्करण का मतलब होता है जहां अपन विभाजन के पास है, समसूत्री हो या अर्धसूत्री हो, तो गुणसूत्र हमेशा क्या है, जोड़ों के रूप में रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो गुणसूत्र जब अलग ही नहीं होंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे और वो दूसरे के साथ में जुड़ेंगे नहीं, उसे क्या बोलते हैं, पुनर्योजन, मतलब नई संरचना नहीं बनेगी, जैसी थी वैसी की वैसी संरचना रहेगी। तो पृथक्करण नहीं होगा और नया संरचना नहीं होगा। अब नई संरचना नहीं होगी तो विभिन्नताएं नहीं होंगी, विभिन्नता नहीं होगी। फिर विभिन्नताएं नहीं होंगी तो जो पादप है, पादप अपने जनक के समान रहेगा, जैसा जनक है वैसा पादप रहेगा। ठीक, और भी आती हैं, इनसे अपन क्लोन तैयार कर सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं, क्योंकि क्लोन का मतलब कैसा होता है, उसी के जैसा। अब देखो ये चीजें सारी आ गई तो क्लोन भी बन जाएगा। ठीक है, और साथ में संकरण करवा सकते हैं, संकरण का मतलब होता है नई संततियां से बना सकते हैं, ये भी किसमें आता है, इसी के अंदर आ जाएगा। फिर और भी है कि संकरण जब होगा तो उत्पादन क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये क्या है, एचएन के महत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर शुरुआत में जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय पादप की विशिष्ट विधियां थी कितनी, 4 थी, जिसमें से एक कंप्लीट हो गई, कौन सी, ऐसजनन। ठीक है, अब वहां पर दूसरी जो आती है वो आएगी अनिषेक बीजता। पादप जनन की दूसरी विधि आ गई अनिषेक बीजता। देखो नाम है अनिषेक बीजता, बिना निषेचन के बीज बनना, उसे क्या बोलते हैं, अनिषेक बीजता। अब देखो क्या देते हैं, सामान्य पादपों की तरह, इसमें क्या है, सामान्य पादपों की तरह बीज तो बनते हैं, क्या रहता है,
सामान्य पादपों की तरह बीज बनते हैं, परंतु होगा क्या देखो, परंतु लैंगिक जनन, क्या देखा है, लैंगिक जनन नहीं होगा। और अपन देखते हैं बीज तो बनता है जब जनन होता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है, बीज बन रहे हैं लेकिन जनन नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये क्या तरीका है, बिना निषेचन की, क्योंकि एनिषेक का मतलब क्या, बिना निषेचन के क्या बन रहे हैं, बीज। तो इसमें क्या है, लैंगिक जनन नहीं होगा। अब देखो तो बीज बनेगा कैसे, तो बीजांड की कोई भी जो संरचना दे रखी है, मतलब बीजांड के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, बार बार मैं बीजांड का डायग्राम बना रहा हूं, तो बीजांड के अंदर बीजांड की कोई भी जो कोशिका होती है उससे, चाहे वो निषेचित हो या अनिषेचित हो, उससे क्या बन जाएगा, अपने आप ही बिना निषेचन के क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। इसलिए उसे क्या कहते हैं, अनिषेक बीज का बन जाएगा। ठीक है, वापस मैं बताता हूं, बिना निषेचन के क्या है, बीज बनना। तो बीजांड के अंदर कोई भी कोशिका इसमें भाग ले सकती है, उससे क्या बन जाएगा, बीज अपने आप ही बन जाएंगे। इसे अपन क्या कहते हैं, अनिषेक बीज का कहते हैं। और आने वाली जो संतति होगी, जो भ्रूण बनेगा, वो क्या है, टू वे होना चाहिए और अपने जनक के क्या होगा, समान होगा। अभी तक अपन बार बार यही देख रहे हैं कि इसमें मादा जनक मतलब फीमेल गेमेटोफाइट क्या देखा है, फीमेल गेमेटोफाइट, इसमें फीमेल गेमेटोफाइट भाग ले रही है, ठीक है, मेल इसमें अभी तक भाग नहीं ले रहा। ये जो जितने भी भ्रूण बनेंगे वो अपने मदर के इक्वल ही होंगे। ठीक, तो ये हो गया सेकंड नंबर। उसके बाद में बात आती है सूक्ष्म प्रवर्धन की, माइक्रो प्रोपगेशन, इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है, सूक्ष्म परिवर्तन, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा सा। अगर अपन इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, देखो ये बहुत काम का टॉपिक है, ठीक है, मतलब आने वाली जनरेशन है जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है पादपों की, वो इसी पे ज्यादातर डिपेंड करती है। ठीक है, उसको ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ क्या है कि अगर अपन नॉर्मल सी बात करें, पहले नॉर्मल समझने के लिए अपन बात करें कि पादप का कोई भी भाग अपन ले, क्या देखा है कि पादप का कोई भी भाग ले, चाहे जड़ हो, तना हो, उसकी कोशिका हो, ठीक है, पत्ती हो, उससे उसको कोई भी छोटा सा पार्ट अपन ले, उस छोटे से पार्ट को क्या करते हैं, मतलब देख रेख में उसको लगाएंगे और देख रेख में लगाकर उससे क्या बनाएंगे, नया पादप बनाते हैं। तो नॉर्मल सी बात समझने के लिए तो ये है। बाकी अगर देखा जाए तो क्या है कि ये जो तकनीक है, इसे क्या काम करते हैं, वातावरण के अनुकूल, उन पौधों को क्या करते हैं, वातावरण के अनुकूल स्थापित करते हैं। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको रखा जाता है। रखने के बाद में उनको स्थापित करेंगे, उस तकनीक का नाम क्या है, सूक्ष्म परिवर्तन नाम है। ठीक है ना, तो ये किसमें आती है, सूक्ष्म परिवर्तन। ज्यादातर जो विधि है, सूक्ष्म परिवर्तन जो विधि है, वो व्यवसाय वाले पौधे, कौन से, व्यवसाय, और व्यवसाय के अंदर जो काम आते हैं वो पौधे कौन से हैं, जो दैनिक जीवन में भी काम आ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वन्य क्षेत्र में, वन जो पादप है उनमें, ठीक, वन वाले पादप भी आ सकते हैं। या फिर अपन मानते हैं जो जाति विलुप्त हो रही है, जातियां, पादपों की जो जातियां हैं विलुप्त, जो जातियां विलुप्त हो रही है उनमें भी काम ले सकते हैं। ठीक, औषधीय पादप, औषधीय पादपों में, इन पादपों में भी इस विधि का काफी ज्यादा महत्व होता है। तो ये सब है व्यवसाय के अंदर उत्पन्न होने वाली जो संरचनाएं हैं, जहां सूक्ष्म प्रवर्धन का मुख्य योगदान होता है। अब यहां पर क्या है, सूक्ष्म परिवर्तन में, अब वो सूक्ष्म परिवर्तन होता कैसे है, तो आधुनिक तरीके से करते हैं। क्या देखा है, आधुनिक तकनीक है वो कौन सी होगी, आधुनिक जो तकनीक है, आधुनिक तकनीक के अंदर क्या होगा, उस पादप की, कोई भी पादप अपन ले सकते हैं इसके अंदर, तो पादप का क्या ले सकते हैं अपन, जीव द्रव्य, ठीक है, क्या देखा है, जीव द्रव्य ले सकते हैं उसका, साथ में उस पादप की कोशिका ले सकते हैं, कोशिका है, उत्तक भी ले सकते हैं और अंग भी
ले सकते हैं। इनको अपन क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, कलेक्शन करेंगे। तो उस पादप का है तो कोशिका के अंदर क्या मिलता है, जीवद्रव्य, तो अपन जीवद्रव्य का उपयोग कर सकते हैं। उसकी कोशिका ले सकते हैं, उसके उत्तक ले सकते हैं, उनके अंग ले सकते हैं। ठीक, अब क्या होगा देखो, अब इस जीवद्रव्य, कोशिका, उत्तक और अंग, इसको क्या है कि संवर्धन करना। अब ये नई चीज आती है, संवर्धन क्या होता है। ठीक, तो संवर्धन का मतलब होता है कि उसको क्या क्या चाहिए, इन्वायरमेंट के अंदर जो सुख सुविधाएं होती हैं तो इनको लैब में तैयार करते हैं, लेबोरेटरीज होती है, उनमें इनको इन पादपों को तैयार किया जाता है। तो उस पादप के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं चाहिए, कौन कौन सी, जैसे उसको हवा की जरूरत है, पानी है, खनिज तत्व हैं, तो उसको क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं। और एक सब और एक वर्ड और आता है, निर्जमीकरण करना। निर्जमन का मतलब होता है इसके अंदर कोई बैक्टीरिया है या कोई भी प्रकार की त्रुटि है, उसको हटाया जाता है, क्योंकि आने वाली जो संरचना होगी वो कैसे होनी चाहिए, अच्छी किस्म की होनी चाहिए। तो इनको संवर्धन माध्यम में निर्जमीकरण करके नया पादप बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखते हैं, जैसे मान लो जीवद्रव्य ले सकते हैं, कोशिका ले लो, उत्तक ले लो, तो एक नाम आता है पात्रे संवर्धन। पात्रे का मतलब अपन एक पात्र से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने कोई पर्णिल ले ली, ये लो, ठीक है, तो उस पादप की अपनी कोशिका ले ली, क्या है, ये कोशिका अपनी यहां इसको, तो इस प्रणाली के अंदर सभी पोषक तत्व हैं। इसको अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, कौन से इसमें खनिज तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, कितनी मात्रा में इसकी आवश्यकता पड़ेगी, वातावरण का जो तापमान है वो कितना होना चाहिए। तो उस तकनीक को क्या बोलते हैं, पात्र संवर्धन, मतलब किसी पात्र में रखकर उसका संवर्धन करते हैं। ठीक है ना, वैसे तो देखा जाए ये टॉपिक आता है बायोटेक के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस एक कोशिका से एक नया पादप या भ्रूण या बीज तैयार कर सकते हैं कम समय में, बहुत ही कम समय में काफी पादपों को अपन तैयार कर सकते हैं। तो व्यवसाय के अंदर देखो, मान लो औषधि है तो औषधि की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो अगर अपन पादप लगाते हैं, ठीक है, तो पादप लगाएंगे इसके अंदर, तो पादप होता है वो प्रोसेस में क्या होगा, लेट होगा। अगर इस विधि का उपयोग करेंगे तो कम समय में अपन काफी सारे पादप इसमें लगा सकते हैं। उस विधि को अपन क्या बोलते हैं, सूक्ष्म परिवर्धन कह सकते हैं। अब जैसे ये मानो कि कोशिका बढ़ेगी, बढ़ने के बाद में एक पादप बनेगा, बीज बनाना है, पादप बनाना है, तो उसमें क्या निकलेगी, पर्व है, और नीचे क्या निकल जाएगी, मूल तंत्र, मतलब जड़ का निर्माण होगा। तो इससे पर फिर क्या है, नया पादप बनाना। ठीक है, ये आ गया आपकी सूक्ष्म परिवर्धन ज्ञान। तो यहां पर टोटल जो पादप की विधियां थी वो 4 विधियां पढ़ी थी, वो चारों की चारों अपने यहाँ पर पढ़ी है। कौन कौन सी आई थी, सबसे पहले इसमें अपने पढ़ा था असंजन बनाया था। ठीक है, असंजन के बाद में कौन सी आती है, काय परिवर्तन आ गया, इसके अंदर अपने पढ़ लिया है, सूक्ष्म परिवर्तन आ गया है। तो सारी की सारी विधियां है जो बिना निषेचन के क्या है, नया पादप बना रही है। मतलब इसके अंदर लैंगिक जनन नहीं होता। कौन सा जनन होगा इसमें, अलैंगिक या कायिक जनन इसके आगे लेते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है दूसरा, जिसे अपन बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक, बहुभ्रूणता जिसे अपन बोलते हैं। देखो, पॉली एम्ब्रियोनिक का मतलब होता है कि यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमेशा एक मतलब एक बीजाणु से क्या है, एक बीज होता है। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक बीजाणु से काफी सारे क्या बन जाते हैं, बीज बन जाते हैं। तो उस संरचना को अपन क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक। तो सामान्य पादपों पे अपन नॉर्मल जो पादप देखते हैं, अपन देखते हैं कि एक से क्या है, एक ही बीज बन रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिसमें एक से क्या है, ज्यादा बीज बनते हैं। तो उनका एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे नींबू है, संतरा है, तो उसको अपन काटते हैं या छील के अपन देखते हैं तो उसके अंदर क्या है, बीजों की संख्या क्या है, ज्यादा। अब वो बीज बनेंगे कैसे, वैसे तो बीजाणु तो उसमें एक ही होता है, लेकिन प्रोसेस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और उस प्रोसेस की वजह से एक बीजाणु से क्या है, काफी भ्रूण बन जाएंगे, और काफी सारे, जितने ज्यादा भ्रूण बनेंगे उतने ही ज्यादा क्या बन जाएंगे, बीजों की संरचना बन जाती है। तो डेफिनेशन में अपन इसकी बात करें कि एक बीजाणु से क्या है, एक बीज बनता है। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें एक बीजाणु से काफी सारे भ्रूण बनने की प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक। एक पॉली एम्ब्रियोनिक की अगर अपन आगे बात करते हैं तो बीजधारी जो पादप होते हैं, कौन से, जो बीजों को धारण करते हैं, बीजधारी, जो बीजों को क्या करते हैं, धारण करते हैं। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे एंटोनी। इन वैज्ञानिक ने क्या है,
इस रचना का अध्ययन किया था। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि कुछ पादप ऐसे थे जो उनके जो फल बन रहे थे उनमें बीजों की संख्या क्या थी, ज्यादा थी। तो उन्होंने अध्ययन में देखा नींबू है, संतरा है, उनके अंदर देखा कि बीजों की संख्या क्या थी, ज्यादा। तो इनके सर्वप्रथम सबसे पहले पॉली एम्ब्रियोनिक के बारे में इन्होंने इसके बारे में पता किया था। ठीक है, अब वीडियो कर लो, ठीक है ना।